हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी तक हम लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफी कुछ कंटेंट अपलोड करते थे, लेकिन आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ साथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया है, जिसमें कंसेप्ट, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सीबीएसई अपडेट्स या स्टेट बोर्ड के जो भी अपडेट्स होंगे, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, मोटिवेशनल वीडियोस और भी बहुत कुछ। साथ में सीबीएसई, आरबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम लोग शेयर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी कहें कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही काफी कुछ कंटेंट अब इस चैनल पर आपको अवेलेबल होगा। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अभ्यास प्रश्न पत्र सत्र सेकंड का 9th क्लास का मैथमेटिक्स यानी कि गणित का। ये 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है और इसमें अधिकतम अंक 40 है। इसमें कुल 14 प्रश्न है जो 3 खंड में विभाजित है। इसमें हम हर एक प्रश्न को सोल्व करेंगे, काफी आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए प्रश्न नंबर 1, घनाभ के आकार का एक टैंक है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि इसमें से 18 घन मीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। टैंक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेप है वो तो घनाभ के आकार की है, जिसकी लंबाई हमें दी हुई है और उसका आयतन भी दिया हुआ है कि कितना पानी उसमें हम निकालें, और साथ में उसका जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर नीचे हो जाती है। तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर हाइट के बराबर 20 मीटर लंबाई के बराबर, और हमें चौड़ाई बतानी है तो उसके बराबर जो आयतन होगा वो 18 घन मीटर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि ये मीटर में है, घन मीटर में आयतन है, लेकिन ये जो ऊंचाई है वो हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो हम सबसे पहले उसकी जो हाइट है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लिखेंगे, लंबाई, ऊंचाई और उसका आयतन। अब यहाँ पे घनाभ के आयतन की जगह हम लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि 18 के बराबर है। अब यहाँ पे उसकी जो इंफॉर्मेशन है, लंबाई की जगह 20, चौड़ाई हमें और ऊंचाई की जगह 0.15, तो यहां से हम चौड़ाई बता सकते हैं। देखिए ये हमने उसमें इंफॉर्मेशन लिख दी। अब इसके हम सिंपल करेंगे। तो जो चौड़ाई होगी वो 6 मीटर होगी। इसी का अथवा देखिए, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें आयतन बताना है। तो देखिए अगर हम गोले के आयतन की बात करेंगे तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक आर की जरूरत होगी, त्रिज्या की, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली आर दिया हुआ नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि 616 के बराबर होगा। अब देखिए यहां से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आर की वैल्यू बताएंगे, त्रिज्या बताएंगे कि क्या होगी, और उसी आर को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास गोले का आयतन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, तो हम त्रिज्या बता सकते हैं 7 सेंटीमीटर। अब इसी त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे गोले का आयतन 4/3, पाई का मतलब 22/7, और आर की जगह हम लोग लिख देंगे 7। अब बस इसे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1437.3 घन सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2, x बराबर -3 पर बहुपद 2x+5 का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है जब x की जगह -3 होगा।
देखिए हम लोग लिखेंगे, इसको पोलिनोमियल बोल देंगे, बहुपद px 2x प्लस 5। यहाँ पे हमको x की जगह -3 लिखना है, तो इसमें राइट हैंड साइड में भी -3 लिख देंगे x की जगह पे। तो -3 अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो इस बहुपद की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। प्रश्न नंबर 3, एक जोकर की टोपी एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है। तो यहाँ पे हमें शेप दी हुई है कि किस आकार की है, उसके आधार की त्रिज्या भी हमें दी हुई है, ऊंचाई भी हमें दी हुई है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए होगी। तो हमें शीट का क्षेत्रफल निकालना है और जो टोपी बनेगी उसमें हम लोग सिर्फ बाहर का एरिया लेंगे जो कि हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पे जो टोपी के लिए हमें एरिया चाहिए होगा वो πr/l चाहिए होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है लेकिन l दिया हुआ नहीं है, तो हमें l पता लगाने का तरीका है l बराबर √r² प्लस h²। तो सबसे पहले हम l निकालेंगे, r की जगह हम लोग 7 लिखेंगे और h की जगह हम लोग लिखेंगे 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस 576। तो L की वैल्यू हो जाएगी 625, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो अब इस L को हम लोग 25 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। ये तो हमारे पास एक टोपी का क्षेत्रफल होगा और उसको 10 से और गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख देंगे। एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल πr/l, तो 10 टोपियां बनाने के लिए उसको 10 से गुणा कर देंगे। अब हम इसमें पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 और l की जगह 25 लिखेंगे। तो हमारे पास जो इसका उत्तर आएगा वो 5500 वर्ग सेंटीमीटर। हमें इतनी शीट चाहिए होगी अगर हमें 10 टोपियां बनानी है तो। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और उसको ABCD नाम देते हैं। यहाँ पे हमें A को C से मिलाया तो यहाँ पे हमारे पास 2 त्रिभुज बने, त्रिभुज ABC और ADC। यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो विकर्ण है वो इससे 2 त्रिभुज बने हैं, दोनों सर्वांग सम है। तो यहाँ पे हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ADC से, और इसके लिए हमको क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो किस तरह से सिद्ध करेंगे उसके लिए देखिए यहाँ पे जो कोण बने हैं उनको हम नंबर दे देंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुज की हम बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो देखिए AC और AC दोनों अपने आप में जो भुजाएं हैं बराबर हैं क्योंकि वो उभयनिष्ठ है। फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों अपने आप में समांतर रेखाएं हैं, तो जो कोण 3 है वो कोण 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर है, और यहाँ पे जो 4 है वो 2 के बराबर होगा क्योंकि ये भी अपने आप में समांतर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 जो है वो 2 के बराबर होगा। ये हमारे पास है एकांतर कोण। तो यहाँ पे देखिए सर्वांग सम होने के लिए जो कंडीशन पूरी चाहिए वो क्या है, ये कोण, ये भुजा, ये कोण। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के साथ, कारण क्या देंगे ASA से। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70 डिग्री है और BAC 30 डिग्री हो तो BCD का मान ज्ञात करो। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे फिर इसे समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक वर्ड आया है चक्रीय चतुर्भुज, हम उसे समझेंगे। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होगा जिसके 4 के 4 पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ABCD 4 पॉइंट हैं जो सर्कल के ऊपर हैं। जब किसी भी चतुर्भुज के इस तरह से चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हों तो उसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज।
तो यहाँ पे देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसका क्या गुणधर्म होगा कि इसके जो आमने सामने के जो कोण हैं उनको अगर हम प्लस कर दें तो वो 180 डिग्री होंगे, 180 डिग्री उनका सम होता है। इसी तरह से हम B को D के साथ प्लस करें तो भी 180 डिग्री होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये भी यहाँ पे हमें काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पता लगाना है BCD की ये एंगल कितना होगा। इस एंगल के लिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, वो आप समझिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आर्क है हमारे पास, चाप AB। अब A से हम शुरू करें और हम एक कोण बनाएं और A से ही शुरू करके दूसरा कोण बनाएं किसी भी वृत्त कर, तो वो दोनों कोण अपने आप में बराबर होंगे। तो यही कंसेप्ट भी यहाँ पे लगेगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, हमें पता लगाना है ये कोण कितना होगा। या तो हम इसमें एक काम करें कि अगर हमें ये पूरा कोण पता लग जाता है तो उसके हिसाब से हम इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा घुमाएंगे तो यहाँ पे C से शुरू होके CBD जो कोण है और CAD जो कोण है, ये दोनों कोण जो हैं वो अपने आप में बराबर होंगे। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कोण BAD जो है वो CAD और कोण CBD दोनों बराबर होंगे। तो CAD को हम लिख सकते हैं 70 डिग्री। अब देखिए ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि BAD जो बनेगा वो 30 + 70, तो ये हमारे पास बन गया 100 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए अगर ये पूरा कोण हमारे पास 100 डिग्री है और इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 180 डिग्री आना है, तो ये तो हम अपने आप कह सकते हैं कि 80 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BAD कोण जो है और BCD कोण जो है उन दोनों का सम करके 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 डिग्री प्लस BCD बराबर 180। 100 डिग्री को हम RHS में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसका जो कोण बनेगा वो 80 डिग्री होगा। इसी में देखिए एक अथवा भी है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। हमें ये बताना है कि जो अगर किसी भी वृत्त में समान जीवाएं हैं तो वो केंद्र पर जो कोण बनाएंगी वो भी समान ही होगा। देखिए इस प्रश्न में क्या करना होगा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो AB और CD हमारे पास बराबर दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करना है कि इनसे जो केंद्र पे जो कोण बनेगा AOB और COD वो दोनों बराबर बनेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, काफी आसानी, ये जो दो त्रिभुज बने हुए हैं AOB और COD, हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम काफी आसानी से कर लेंगे। AB जो है वो CD के साथ इक्वल है और ये चारों जो है वो त्रिज्याएं हैं। तो हम इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज जो हैं AOB और COD में हमने सर्वांग समता बनाने के लिए AB और CD को इक्वल दिया हुआ है। OA जो है वो OC के साथ इक्वल है, OB जो है वो OD के साथ इक्वल है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो गए भुजा 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 द्वारा। तो हम इसके बाद कह सकेंगे कि AOB जो कोण है और COD जो कोण है वो इक्वल हो गए। इसे आप CPCT भी लिख सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके जो परस्पर बाकी भुजाएं और कोण है वो भी बराबर होते हैं। प्रश्न 6, यदि एक गोले और एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक गोला और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान दिया हुआ है, हमें बताना है कि उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखेंगे 4πr², जो कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 4π जो है उससे हम इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा भुजा स्क्वायर बटे 2π। तो हम r की वैल्यू लिखेंगे इस वर्गमूल में 3 गुणा भुजा स्क्वायर बटे 2π।
तो भुजा यहाँ पे जोड़ा बना हुआ है तो इसको हम बाहर लिख देंगे। भुजा √3/2 पाई है हमारे पास r हो गया। अब हमें बताना है कि उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बटा घन का आयतन। तो देखिए गोले का आयतन और घन के आयतन का अनुपात निकालेंगे तो इसके हमने सूत्र लिखना है 4/3 पाई r क्यूब और ये हो जाएगा भुजा की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए r क्यूब को हम लोग लिख देंगे r की पावर 2 गुणा r। अब यहाँ पे हमें r और भुजा को आपस में एक दूसरे से बदलना है तो r की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं और r स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/3 पाई, r स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 3/2 पाई भुजा स्क्वायर और r की जगह लिख देंगे भुजा गुणा में वर्गमूल में 3/2 पाई बटा भुजा क्यूब। अब देखिए भुजा की पावर 2 और भुजा की पावर 1 जो है इसको हम 3 से काट देंगे। अब इसे भी हम थोड़ा सा 3 से 3 काटा, पाई से पाई कट गया, इससे हमने 2 काटा तो हमारे पास ऊपर आ गया 2 वर्गमूल में 3/2 पाई। तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 गुणा 2 पाई। ये पूरा ही वर्गमूल में आ जाएगा, 2 से 2 हमने काट दिया तो इसका जो अनुपात बना वो बना वर्गमूल में 6/पाई। देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन बी खंड ब के प्रश्न संख्या 7 2t² - t - 10 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके हमने गुणनखंड बताने हैं। देखिए इसमें हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए t² के साथ में 2 है और सिंपल नंबर जो है वो -10 है तो इन दोनों को गुणा किया तो -20 और जो बीच में t के साथ है वो -1 है तो हमें प्लस करने पर तो -1 आए और गुणा करने पर -20 आए। इसके हमें गुणनखंड करने हैं तो 20 के गुणनखंड हम 5 और 4 लेंगे तो 5 और 4 से गुणा किया तो 20 आता है, लेकिन माइनस में आना चाहिए और बड़ा वाला नंबर भी माइनस होगा तो -5 और +4 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2t² - 5t + 4t - 10। अब ये देखिए पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे में हम लोग आपस में इनके ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पे t जो है वो बाहर आ गया तो ये बन गया 2t - 5 और यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन आता है तो 2t - 5। अब देखिए दोनों हम ब्रैकेट में देखें, कोष्टक में देखें तो 2t - 5 जो है वो दोबारा से कॉमन है और t + 2 जो है वो बच गया तो ये बन गया इसके गुणनखंड। प्रश्न संख्या 8 इसमें भी देखिए अथवा है तो सबसे पहले हम देखेंगे ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। हमें एक आयत दिया हुआ है PQRS उसके मध्य बिंदु हैं और बताना है कि PQRS एक समचतुर्भुज होगा। देखिए इसमें हमें आयत तो आपको पता है कि क्या होगा, समचतुर्भुज में क्या होगा कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि PQ, QR, RS और SP जो है वो चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो हमने ये लिख दिया कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। इसमें आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पे जो ये त्रिभुज है इनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस तरह से मान लेंगे। अब देखिए त्रिभुज फर्स्ट को त्रिभुज सेकंड के साथ हमने सर्वांगसम करना है, जिसके बाद हम लोग लिख पाएंगे SP और PQ इक्वल है। फिर सेकंड को थर्ड के साथ सर्वांगसम सिद्ध करना है तो PQ जो होगा वो QR के साथ इक्वल हो जाएगा। थर्ड को फोर्थ के साथ हमने बराबर सर्वांगसम करना है तो जो QR है वो RS के इक्वल हो जाएगा और फोर्थ को फर्स्ट के साथ सर्वांगसम करना है तो जो RS है वो SP के साथ इक्वल हो जाएगा। इस तरह से चारों की चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये बन जाएगा एक समचतुर्भुज। लेकिन इसमें आपको सभी को सही तरीके से प्रॉपर वे में सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आप अगर फर्स्ट को और सेकंड को इन दोनों को ही सिद्ध कर देंगे और बाकियों को हम लिख देंगे कि इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं तो भी उसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखते हैं त्रिभुज SAP एवं त्रिभुज QBP में
इन दोनों त्रिभुज की हम बात करते हैं। अब इसमें देखिए एस ए जो है वो क्यू बी के साथ बराबर है। अब देखिए क्यों बराबर है, क्योंकि ए डी जो है वो बी सी के साथ इक्वल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए डी को और बी सी को अगर हमने आधा आधा कर दिया तब भी वो इक्वल होंगे। फिर ए पी जो है वो बीपी के साथ इक्वल है, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ है कि ये मध्य बिंदु है, और साथ में आयत होने की वजह से ये जो कोण है एस ए पी और क्यू बी पी ये भी दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा के द्वारा कि त्रिभुज एस ए पी जो होगा वो सर्वांग सम होगा क्यू बी पी के साथ, कारण होगा भुजा कोण भुजा के द्वारा, जिसको हम एस ए एस बी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी वजह से एस पी जो है वो पी क्यू के साथ बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे इसी तरह त्रिभुज सेकंड वाला और त्रिभुज थर्ड वाला हो जाएगा, जिसके बाद हम लिख सकेंगे पी क्यू जो है वो क्यू आर के साथ बराबर है, समीकरण 2। त्रिभुज थर्ड वाला त्रिभुज फोर्थ वाले के साथ सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम लिख पाएंगे कि आर क्यू जो है वो आर एस के साथ बराबर हो गया सीपी सीटी से, और त्रिभुज फोर्थ जो है वो त्रिभुज फर्स्ट के साथ हो जाएगा, तो जिसको हम लिख देंगे आर एस जो है वो एस पी के साथ हो जाएगा। अब अगर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है क्यू आर आर एस और एस पी चारों के चारों बराबर हो जाएंगे, अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। अब इसी में आप अथवा देखिए, दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, ये एबीसीडी जो समांतर चतुर्भुज है उसका जो विकर्ण है बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं, इसके ऊपर P और Q बिंदु हैं कि जिस तरह से DP जो है वो BQ के साथ बराबर है। दर्शाइए कि APCQ जो ये APCQ बना हुआ है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर हम इसे सिद्ध करेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या करना होगा, ABCD जब हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम लोग कह सकेंगे कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे और ये अपने आप में समांतर भी होंगे। हमें सिद्ध करना है कि इसके अंदर जो APCQ बना है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं जैसे AP और QC इन दोनों को हमें बराबर बताना होगा और AQ और CP इन दोनों को भी बराबर बताना होगा। तो इसका तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग सर्वांगसम बोल देंगे तो उसके बाद हम कह सकेंगे कि AP जो है वो CQ के साथ इक्वल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ त्रिभुज है इन दोनों को भी हम सर्वांगसम कह के AQ और PC को इक्वल बता सकते हैं। उसके बाद जब दोनों जोड़े इसके सम्मुख भुजाओं के बराबर हो गए तो वो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड को सर्वांगसम और उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ को। देखिए किस तरह से हम सिद्ध करेंगे। BC जो भुजा है वो AD के साथ बराबर होगी, इसमें जो BQ है वो DP के साथ बराबर है और इन दोनों के बीच में देखिए ये जो कोण बनता है वो एकांतर कोण होने की वजह से बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे कि ADP त्रिभुज और त्रिभुज CBQ जो है वो सर्वांगसम है, कारण हम लोग देंगे भुजा कोण भुजा। तो जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें CQ जो होगा वो AP के बराबर हो जाएगा CPCT द्वारा। इसी प्रकार त्रिभुज थर्ड वाला जो है वो फोर्थ वाले के साथ सर्वांगसम होगा। तो हम ये कह सकेंगे कि AQ जो है वो CP के साथ इक्वल होगा, CPCT द्वारा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज चतुर्भुज की APCQ की दोनों सम्मुख भुजाओं के जो पेयर है वो बराबर हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा।
तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि AP और CQ इक्वल है, AQ और PC इक्वल है, अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न नंबर 9, यहाँ पे हमें इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लगाएंगे, वर्ग बताएंगे हम A प्लस B प्लस C का। देखिए इसमें जो हम सूत्र लगाएंगे वो A प्लस B प्लस C की पावर 2, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो बोलेंगे यहाँ पे तो माइनस है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे इसको प्लस में बदल देना है। किस तरह से, देखिए 1/4A। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो है वो प्लस में पता है तो प्लस में लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2B, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर +1 और इसकी जो पावर है वो 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए A का मतलब है 1/4A, B का मतलब है -1/2B और C का मतलब है 1। अब इसमें हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए इसमें हम अप्लाई करेंगे A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 के साथ 2AB प्लस 2BC, B का मतलब -1/2B और उसको गुणा करना है 1 से, और 2CA का मतलब, C का मतलब है 1 और इसका A का मतलब 1/4A। अब इसे हम थोड़ा सा सरल करेंगे तो देखिए ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, 1.5 मीटर लंबे एक बेलनाकार रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। 50 मीटर गुणा 30 मीटर माप वाले खेल के मैदान को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग मान लेंगे कि ये हमारे पास एक रोलर है और इसमें हमें रेडियस और जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है, वो हमें दी हुई है। तब ये देखिए कि अगर हम इसको एक चक्कर लगवाते हैं इस रोलर को, तो इस तरह से ये एक चक्कर लगाएगा। ये तो इस एक चक्कर लगाने में इसने इतना एरिया कवर किया, तो ये जितना एरिया कवर होगा वो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक चक्कर लगाने में जितना एरिया कवर हो रहा है, जितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है, उसको गुणा कर देंगे नंबर ऑफ चक्कर, तो वो बराबर हो जाएगा जो भी हमें खेल का मैदान है उसके एरिया के बराबर। देखिए यहाँ पे जो त्रिज्या है वो 70/2 हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ मीटर में दिया हुआ है तो हमें इसको भी मीटर में बदलना होगा। तो इसको 100 से भाग दे देंगे तो वो मीटर में बदल जाएगा, तो जिसको मैं 0.35 मीटर लिख देता हूं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्र गुणा चक्रों की संख्या, जो हमारे पास बराबर हो जाएगा खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इसका 2πRH चक्करों की संख्या और खेल के मैदान का क्षेत्रफल जो है वो हमें दिया हुआ है 50 × 33। अब यहां से हम इसको भाग दे के निकाल लेंगे। और अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो उस रोलर को 500 चक्कर लगाने होंगे। अब हम देखेंगे खंड स, प्रश्न नंबर 11, बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहां पे देखिए ये x की पावर 3 वाला है। इस बहुपद को हम लोग px के बराबर मान लेंगे और यहाँ पे हम लोग x की जगह 1, -1, 2, -2 इस तरह से पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा p1। अब यहाँ पे x की जगह पे हम लोगों ने 1 लिखना है।
तो देखिए 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो -6 और -6 -12, 1 प्लस 11 12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो P1 की वैल्यू आई है वो हमारे पास 0 आई, और हमें यही देखना था कि किस नंबर के लिए यहाँ पे 0 आता है। तो जिसके लिए भी 0 आएगा उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 1 जो है वो Px का एक गुणनखंड है। ये इसका एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसका मतलब अगर हम इस बहुपद को x माइनस 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। गुणनखंड का मतलब ही यही होता है। तो जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया तो x क्यूब, और x की पावर 2 को -1 से किया तो x की पावर 2। यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि x क्यूब के नीचे x क्यूब और x की पावर 2 के नीचे x की पावर 2 वाली वैल्यू लिखी जाए। तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुपद को x माइनस 1 से भाग देने पर जो हमारे पास शेषफल आता है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो बहुपद है x क्यूब माइनस 6x की पावर 2 प्लस 11x माइनस 6 है, इसका गुणनखंड एक तो x माइनस 1 होगा और दूसरा x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 होगा। अब इसके भी हम लोगों ने 2 गुणनखंड करने हैं और उसके बाद इसके 3 गुणनखंड हम लोग लिख देंगे। तो देखिए इसको हमने x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 2 के गुणनखंड के रूप में लिखा। प्रश्न संख्या 11 का ही अथवा पार्ट है। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पावर 3 वाला है और ये 103 गुणा 107। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम लोग इसे लिखेंगे 1000 माइनस 1, क्योंकि 999 को हम लोग 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं कि पावर 3। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको a मान लें, इसे b मान लें, तो हमारे पास a माइनस b की पावर 3, ये हमारे पास एक सर्व समीकरण बन सकती है जो कि यहाँ पे हम लोग काम में लेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब जो होगा वो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हम लोग काम में लेंगे और इसमें हम इसके a और b का मान रखेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा। अब देखिए इसे हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 3 गुणा 100 प्लस 7। अब यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लगेगी उसको समझने का तरीका, यहाँ पे देखिए दोनों में पहला नंबर सेम है, इसको तो हम लोग x मान लेंगे और ये जो दूसरा नंबर है वो अलग है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस a और x प्लस b सर्व समीकरण बनेगी। तो x प्लस a और x प्लस b का जो मान होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी और a मल्टीप्लाई b। यहाँ पे हम x की जगह 100, a की जगह 3 और b की जगह 7 हम लोग लिख देंगे और इसका जो आंसर आएगा तो 11,021 जो होगा वो 103 गुणा 107 का आंसर होगा। प्रश्न 12, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, कोण Q 60 डिग्री और PR माइनस PQ जो है वो 2 सेंटीमीटर हो। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक PQR त्रिभुज बनाया। अब यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर QR दिया हुआ है और कोण 60 डिग्री Q दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो PR माइनस PQ है, ये हमारे पास PR बड़ा है इसमें, तो PR जो साइड है हमारे पास भुजा है वो उस कोण की नहीं है जो हमें दिया हुआ है। तो जो कोण हमें दिया हुआ है उसकी जो भुजा है वो PQ है, वो छोटी है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जिसमें हमारे पास ये जो भुजा है वो छोटी दी हुई हो जिसपे कोण बना हुआ है, तो हम उसे नीचे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर यही भुजा हमारे पास, अगर यही हमारे पास PQ माइनस PR होता 2 सेंटीमीटर,
तो हम लोग इसमें ऊपर की तरफ आर्क लगाते, क्योंकि उस समय PQ बड़ा हो जाता। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक QR जो है वो 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे। Q पर हम लोग 60 डिग्री का एंगल बना देंगे, 60 डिग्री का कोण बनाया हमने। अब इसमें हमें ऊपर की तरफ आर्क नहीं लगाना, तो इसको हम नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। अब नीचे की तरफ बढ़ा के हमें 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो यहां से हम कंपास से 2 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया, कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप, A। यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे A को R से हम लोग मिला देंगे, और फिर जो ये AR हमारे पास भुजा आई है उसका समद्विभाजक बनाएंगे। तो हमारे पास जो ये पॉइंट आया, इसको हम लोग P लिखेंगे और P को R से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं PQR जो है हमारे पास एक त्रिभुज बना, जिसमें PR हमारे पास जो भुजा है वो बड़ी है, PQ जो है वो छोटी है। तो ये अपने आप में इन दोनों में जो फर्क होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। प्रश्न संख्या 13, 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिसीमा पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप क्रमशः बिंदु R, S और M पर खड़ी होकर आपस में खेल रही हैं। रेशमा, सलमा और मनदीप, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंकती है और सलमा जो है वो मनदीप के पास, और मनदीप वापिस रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच 6 मीटर की दूरी है, वो वृत्त का केंद्र है, तो हमें जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। यहाँ पे देखिए जो ये त्रिज्या है वो हमारे पास 5 मीटर है। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बतानी है ये हमको, RM। और दूसरा है लंबाई OE का मान ज्ञात कीजिए, लंबाई OE, इस OE को हमने बताना है। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस चित्र को समझना होगा। यहाँ पे देखिए ये 6 मीटर और SM भी 6 मीटर है, और ये त्रिज्या जो है वो 5-5 मीटर है। तो अगर हम बात करें RSMO की, तो वो एक चतुर्भुज है, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो हमारे पास एक पतंग की तरह है, तो जिसमें दोनों जोड़े साथ साथ वाली साइड्स के बराबर हैं। तो यहाँ पे आपने पतंग में ही देखा होगा कि अगर हम इस तरह से इनको ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो ये अपने आप में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और ये वाली भुजा जो है वो इस वाली भुजा के साथ इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो RE है वो EM के बराबर होगा, और ये 90 डिग्री का कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये एक पतंग है। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि RE जो है वो EM के बराबर, कोण SER जो है वो 90 डिग्री, और OS जो है वो भी हमारे पास त्रिज्या ही है, तो हम उसको 5 मीटर लिखेंगे। अब इसको किस तरह से आगे बढ़े उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का काम में लेंगे, क्योंकि इसमें 5 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर दिया हुआ है, तीनों साइड दी हुई हैं। और फिर उसी क्षेत्रफल को हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल ROS को 1/2 गुणा भुजा गुणा लंबाई के साथ हम लोग बराबर कर देंगे, तो हमारे पास ये RE जो है वो ऊंचाई आ जाएगी। तो ये जब RE हमारे पास आ जाएगी तो उसको हम लोग डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो RM हमारे पास होगा। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें पहले इसका परिमाप पता लगाना होगा, और उसे 2 से भाग देंगे, तो ये 8 मीटर हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो इस वर्गमूल में S, S-A, S-B, S-C, और S यहाँ पे 8 मीटर है, और ABC जो है वो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तो हम इसे लिख देंगे S की जगह 8, ये हो जाएगा 8 - 5, 8 - 5 और 8 - 6। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग मीटर आया। अब इसे त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखिए आधार हमारे पास OS है, और ये हमारे पास उसके ऊपर लंब है, तो हम इसके क्षेत्रफल को लिख सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। देखिए हम लोग इसे लिख देंगे, त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 12, 1/2 आधार हमारे पास OS है, ऊंचाई हमारे पास RE है, तो इसे हम लिख देंगे 5 गुणा RE बराबर 12। तो RE का जो मान होगा 12 दूनी 24/5, मतलब कि 4.8 मीटर हो जाएगा।
लेकिन हमें जो बताना है वो बताना है RM। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे RM जो होगा वो 2 गुणा 4.8 मतलब कि 9.6 मीटर होगा। सेकंड पार्ट में हमें OE का मान बताना है। देखिए जरा चित्र में OE का मान, अब ये तो हमें पता लग गया 4.6 मीटर है, ये 90 डिग्री है, ये 5 मीटर है। तो अगर हम ROE इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम काफी आसानी से OE का मान बता सकते हैं। तो ये हो गया 1.96। तो OE का मान निकालने के लिए इसका वर्गमूल हम लोग करेंगे तो 1.4 मीटर इसका आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बीमा वित्तीय नुकसान में से सुरक्षा का एक साधन है। यह जोखिम प्रबंधन का एक रूप है जिसका मुख्य रूप से अनिश्चित नुकसान होने पर एक आकस्मिक जोखिम के खिलाफ बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। बीमा जागरूकता के लिए एक बीमा कंपनी ने एक विशेष शहर में 2000 ड्राइवरों को यादृच्छिक रूप से चुना। उनकी उम्र और दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजे। प्राप्त डेटा निम्न तालिका में दिया गया है। तो हम यहाँ पे पहले इसको देखेंगे। देखिए ये उसकी उम्र दी हुई है। ये बताया गया है कि एक साल में दुर्घटनाओं की संख्या क्या है। तो ये देखिए 18 से 29, 30 से 50 इस तरह से दी हुई है कि उसने 0 एक्सीडेंट किए, 1 एक्सीडेंट किया, 2 एक्सीडेंट किए, 3 से ज्यादा किए। अब हमें इसके हिसाब से इनके आंसर लिखने हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, शहर से यादृच्छिक रूप से चुने गए ड्राइवर के लिए 18 से 29 वर्ष की आयु। तो पहले देखिए हमें 18 से 29 वर्ष की आयु के ही देखने हैं और एक वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं होने की। तो 3 दुर्घटनाएं तो 35 है यहाँ पे, सॉरी 3 दुर्घटनाएं यहाँ पे 61 है। तो 61 दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन टोटल जो है वो हमारे पास 2000 है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम कुल चुने गए ड्राइवर 2000, यहाँ पे हमें E1 लिखना है। आयु 18 से 29 वर्ष हो और ठीक 3 दुर्घटनाएं, ऐसा हमारे पास 61 बार हुआ है। तो हम उसकी प्रायिकता बताएंगे E1 लिख के 61/2000। अब इसको आगे हम और भी सरल नहीं कर सकते, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। शहर से यादृच्छिक रूप से चुने गए ड्राइवरों के लिए एक वर्ष में कोई दुर्घटना न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें बताना है कि एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना ना हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उम्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है तो हम बोलेंगे कि 0 दुर्घटना। तो 440 प्लस 505 प्लस 306 ये टोटल हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारे पास कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, इसको भाग दे देंगे हम 2000 से। देखिए यहाँ पे हम लोग इसे E2 का नाम देंगे। एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना ना हो, ऐसा हमारे पास 440 प्लस 305 प्लस 306, 505 प्लस 306 तो 1251 बार हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि क्या प्रायिकता है E2 की। यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने E2 में सब कुछ लिख दिया है। तो ये बन जाएगा 1251/2000। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने आपको काफी आसान तरीके से समझाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।